तो आज जो हम बात करेंगे वो ये कि ASP.NET के अंदर एक पेज से दूसरे पेज के अंदर वैल्यूज पास किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने किया ये कि एक नया प्रोजेक्ट ले लिया और नए प्रोजेक्ट के अंदर हम एक सिंपल वेब फॉर्म ऐड कर लेते हैं और फिर हम देखेंगे ये कि उस वेब फॉर्म के अंदर रहते हुए एक पेज से एक वेब फॉर्म से दूसरे वेब फॉर्म के अंदर वैल्यूज हम पास कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक वेब फॉर्म लिया, ये आ गया वेब फॉर्म मेरे पास। ठीक है, और इसके अंदर हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक अदर टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। TXT नेम इसका नाम रख दिया हमने और उसके अलावा जो है हम ले लेते हैं एक बटन, ASP बटन, सर्वर ID इज इक्वल टू BTN सेव टेक्स्ट इज इक्वल टू पास वैल्यू करके इसका नाम रख दिया हमने फिलहाल। ठीक है, तो अब हम करेंगे ये कि इस पेज से जो भी इसने टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इनपुट की है ना, उस वैल्यू को दूसरे पेज के ऊपर प्रिंट करवाएंगे। बटन के क्लिक के ऊपर दूसरे पेज पे जाके वो वैल्यू प्रिंट है। तो मैंने एक और पेज ले लिया, उसका नाम हमने पेज 2 रख दिया और वहाँ पे वैल्यू इनपुट लेने की तो टेक्स्ट बॉक्स लिया था, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवानी है तो क्या ले लेंगे, लेबल ले लेंगे। नेट इज इक्वल टू सर्वर ID इज इक्वल टू ठीक है, तो हमने सिंपल लेबल ले लिया। ASP.NET में एक जगह से दूसरी जगह वैल्यूज पास करवाने के जो तरीके होते हैं वो ये होते हैं। एक सबसे पहला जो तरीका है वो तो होता है आपका क्वेरी स्ट्रिंग, फिर होता है आपका व्यू स्टेट और फिर होता है आपका सेशन। तो ये तीनों चीज़ें हम कवर करेंगे और इन तीनों चीज़ों के थ्रू वैल्यूज पास करके देखेंगे और इनमें डिफरेंस क्या है ये चेक करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात आ जाती है, हम इसको करते हैं क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू। तो इधर आ गए और हमने जो भी इसमें इनपुट किया और जो भी इसका काम करवाना है वो किस पे करवाना है, सेव के बटन पे करवाना है। ठीक है, तो सेव के बटन का जो भी क्लिक इवेंट बना है उसमें चले जाते हैं। क्लिक इवेंट नहीं जनरेट किया हमने अभी, इसका क्लिक इवेंट जनरेट कर लेते हैं। ऑन क्लिक इज इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट। सही है, तो अब सबसे पहले तो हम सादा सा काम ये कर लेते हैं कि जब मैं ये बटन क्लिक करूँ तो बटन के क्लिक के ऊपर दूसरा पेज खुल जाए। ASP.NET में बैकएंड से क्लिक के ऊपर एक पेज से दूसरा पेज खोलने का तरीका क्या होता है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। मैंने कहा आप रीडायरेक्ट कर दो, कौन से पेज पे कर दो, डबल कोटेशन के अंदर उस पेज का नाम और एक्सटेंशन क्या है, पेज का नाम page2.asp। तो अभी तो हमने जो कोड लिखा है वो बस सिंपल ये कोड ये काम करेगा कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन के क्लिक के ऊपर मुझे ये दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। अभी हमने वैल्यूज पास करने का कोई भी काम नहीं किया। ठीक है, अच्छा ये वाली जो चीज़ है ना ये बन जाएगी आपका, ये URL के अंदर से लिखा हुआ आता है ना, जो भी पेज का नाम आप देते हो तो वो पाथ के अंदर लिखा हुआ रहा होता है ना। जैसे अभी आपका जो पाथ है वो ये क्या बन रहा है, लोकल होस्ट, मतलब ये आपका सर्वर का नाम, जिस सर्वर पे ये साइट चल रही है, और साइट का नाम और उसके बाद उसके पेज का नाम होता है। क्वेरी स्ट्रिंग जो सबसे पहली चीज़ हमने बात की किसकी, क्वेरी स्ट्रिंग की। क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है, अब हम उसकी तरफ मूव करेंगे। पहले हम ये चेक कर लेते हैं, बटन पे क्लिक किया तो इसने मुझे पेज 2 के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया। तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट से सिंपल पेज रीडायरेक्ट होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब बात आ जाती है आपकी क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग ये चीज़ होती है कि ये जो URL होता है ना, URL के अंदर रख के वैल्यू दूसरे पेज पे पास करवाना। मतलब URL जो है वो मैंने कहाँ से जनरेट किया है, यहाँ से किया है, तो मुझे क्या भेजना है URL के अंदर, नाम भेजना है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आई है। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठा लेते हैं, TXT नेम डॉट टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आएगा वो इस नेम के वेरिएबल में आ जाएगा। सही है, क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू पास करवानी है आपने तो आप पेज के नाम और उसकी एक्सटेंशन के बाद लगाते हो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि यहाँ से आपकी क्वेरी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी। क्वेश्चन मार्क लगाते हो और फिर उसके बाद आप कोई भी वेरिएबल इसका नाम रखते हो, मतलब मैंने रख दिया NM, ये समझ लो वेरिएबल का नाम हो गया। क्वेरी स्ट्रिंग में ये इस नाम का एक वेरिएबल जाएगा और इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू चली जाए जो इसमें एग्जिस्ट करती है, तो NM इज इक्वल टू और NM के बाद ये वाला नेम। अब इससे URL क्या जनरेट होगा,
के अंदर मैंने लिखा है अली, तो नेम के वेरिएबल में क्या आ जाएगा? अली। तो यूआरएल क्या बनेगा? page2.aspx कॉलन वो क्वेश्चन मार्क nm इज इक्वल टू अली। क्या बनेगा? ये जो क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर भी वेरिएबल का जो नाम देने का मकसद क्या होता है, क्योंकि जब हम दूसरे पेज पे जाते हैं ना तो हमें वेरिएबल उठाने के लिए भी वैल्यू चाहिए होती है। मैंने यहाँ पे अली लिखा, पास वैल्यू किया, अब देखो यूआरएल क्या बना, page2.aspx, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और nm इज इक्वल टू। अब मुझे इस पेज के ऊपर यूआरएल में तो वैल्यू आ गई, लेकिन असल में काम तो ये है ना कि इस पेज पे प्रिंट करवाना। तो अब मुझे क्वेरी स्ट्रिंग से वैल्यू को उठाना है। उठाना कौन से पेज पर है? पेज 2 के ऊपर। पेज 2 पे जाते हैं हम। पेज 2 पे ये जो वैल्यू है ये हमें किसी बटन के क्लिक पे उठानी है या जैसे ही वो पेज लोड हो जब उठानी है? कि जैसे ही मैंने बटन क्लिक किया और बटन क्लिक करके हम जैसे ही दूसरे पेज पे गए तो दूसरे पेज पे हमें जैसे ही पेज लोड हो वैसे ही मेरे पास वो वैल्यू लिखी हुई आ जाए। मुझे वो पेज लोड पे उठानी है या किसी बटन पे क्लिक करूँ तब उठे? पेज लोड पे उठानी है। तो हम ये page2.aspx.cs में गए और यहाँ पे आपने देखा होगा कि पेज लोड का इवेंट हर जगह होता है। तो जो भी काम आप पेज के लोड पे करवाना चाह रहे हो ना वो आप इस पेज लोड पे करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे पेज के लोड पे क्या करना है? वो वैल्यू उठानी है। वो वैल्यू, वो जो वैल्यू आ रही है उसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, नेम आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लिया और मुझे वैल्यू उठानी कहाँ से है? क्वेरी स्ट्रिंग से। कहाँ से उठानी है? रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग। और क्वेरी स्ट्रिंग में वो किस नाम से आ रहा है वो वेरिएबल? nm के नाम से। अभी एरर देगा, नहीं दिया। अच्छा, होता ये है कि जो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग से जो वैल्यू आती है ना वो ऑब्जेक्ट टाइप की होती है। उसकी डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होती है, तो उसको आप कन्वर्ट कर देते हो किसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर। अब यहाँ क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो कौन से वेरिएबल में चली जाएगी? नेम में। और फिर यहाँ पे इस पेज पे जो आपने लेबल रखा है उसका टेक्स्ट जो है मैंने कहा उसके टेक्स्ट के ऊपर आप ये नेम डाल दो। तो क्वेरी स्ट्रिंग से जो वैल्यू उठेगी वो इस नेम के वेरिएबल में चली जाएगी, राइट? और फिर उसके बाद वो जो भी वैल्यू आई है उसके साथ आपको प्रिंट करवाना है, कुछ भी करना है, जो दिल जाए वो करो। वहां से क्वेरी स्ट्रिंग पास करना तो इजीली पास हो गया, फिर यहाँ पे आप बैकएंड पे उसको उठाते हो। अभी डायरेक्ट इसने पेज 2 खोल दिया तो पेज 2 में क्या क्वेरी स्ट्रिंग आ रही होगी? नहीं आ रही होगी ना। अभी मतलब मैं दिखाती हूँ। अभी इसने बाय डिफॉल्ट पेज 2 को रन कर दिया। अब क्वेश्चन मार्क के साथ एनएम आया है? नहीं आया, तो इसलिए वो कह रहा है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब वो पेज रन, वो कह रहा है मुझे क्वेरी स्ट्रिंग में इस नाम की वैल्यू नहीं मिल रही, तो मैंने इंडेक्स को स्टार्ट पेज सेट कर दिया। अब ये रन कहाँ से होगा? इंडेक्स से होगा। इंडेक्स से जब हम यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी जिया, हमने पास वैल्यू पे क्लिक किया तो nm इज इक्वल टू जिया, nm के वेरिएबल में जिया आ गया और फिर उसमें से जो भी वैल्यू हमने उठाई थी वो हमने यहाँ पे लेवल पे प्रिंट करवा दी। अब हमें सिर्फ इसको ऐसे प्रिंट नहीं करवाना, अब हमने इसको लिखना है भाई वेलकम टू माय वेबसाइट। उसके बाद उस बंदे का नाम आ जाए और नाम के बाद ना एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए, तो अच्छा खूबसूरती लगेगी। ये तो हो गई सिंगल वैल्यू की बात। आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा, अगर facebook.com पे भी जाओ तो सिर्फ ऊपर facebook.com लिखा रहा होता है या यूआरएल के अंदर क्वेश्चन मार्क के बाद पूरी चीजें लिखी हुई होती है। ये वो उसको क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। अभी आपने ओपन भिजवाई है, वो इनक्रिप्ट करके भेजते हैं। तो आप बाद में जाके जब सिक्योरिटी लगाते हो, मतलब किसी का नाम या किसी का पासवर्ड ऐसे खुलेआम तो नहीं भेज सकते ना, यूआरएल ब्राउजर में से कोई ऊपर से देख लेगा, तो आप उसको इनक्रिप्ट करके भेजते हो। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एक अलग टॉपिक है। तो अब हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी और इसको पास किया वेलकम टू माय वेबसाइट है, ऐसा है। ये तो हो गई बात सिंगल वैल्यू की। और अब मुझे जो है इस बंदे की एक चीज़ नहीं चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। कितनी चाहिए? दो। ठीक है, तो हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और यहाँ पे हम इसकी कोई एक और चीज़ भी ले लेते हैं इनपुट में। इस दफ़ा हम कोई नंबर उठा लेते हैं। इसकी आईडी हमने दे दी फॉर एग्जांपल txt इंग्लिश। इसमें समझ लो हम इस बंदे के मार्क्स उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं? मार्क्स उठा रहे हैं।
ठीक है। तो हम यहाँ पे ज़रा इसकी अभी फ़िलहाल तो मैं इसको प्लेन लिख रही हूँ, आप लोग जब डिज़ाइन करने बैठोगे तो तरीके से करोगे। और इसमें हमने इंग्लिश के मार्क्स जो है वो इंग्लिश के टेक्स्ट बॉक्स में डालिए। और अब क्वेरी स्ट्रिंग में सिर्फ मैं इंग्लिश के मार्क्स भेज रही हूँ, वो सिर्फ नाम भेज रही हूँ या मुझे इंग्लिश के मार्क्स भी भेजने हैं? तो मैंने क्वेरी स्ट्रिंग में बनाया nm इज इक्वल टू, ये हो गया। दूसरी चीज़ लिखनी है, अगर दो चीज़ें जितने वेरिएबल चाहे पास करो, बीच में एंड लगाओ। क्या लगाओ बीच में? कॉन्केटिनेट किया एंड eng इज इक्वल टू, अब ये मैं हार्ड कोड कर दूँ या टेक्स्ट बॉक्स से उठाऊँ? टेक्स्ट बॉक्स उठाने के लिए हमें फिर कॉन्केटिनेट करना है। और हमने इजाफा वेरिएबल नहीं लिया, हमने डायरेक्ट उठा दिया। तो अब क्वेरी स्ट्रिंग जो है वो आपकी कैसी बनेगी? चलो एक और लगा लेते हैं ताकि क्वेरी स्ट्रिंग का थोड़ा आइडिया हो जाए, पूरा क्लियर। ठीक है, एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, रन सर्वर id इज इक्वल टू txt उर्दू। तो अब हमारे पास ये तीन चीज़ें आ गई। ठीक है, और हम इधर गए और इधर जाके अब एक और वेरिएबल पास करना है, फिर बीच में क्या लगाना पड़ेगा? एंड लगाना पड़ेगा। हमने एंड लगाया और यू आर इज इक्वल टू txt उर्दू डॉट टेक्स्ट। तो इस तरह आपकी URL के अंदर ये सारी चीज़ें चली गई। हम इनको पहले हम ले जाके चेक कर लूँ, समझ में आ गया या वो चला के दिखाऊँ? पहले रन करके दिखाओ। अब इस तरह हम क्वेरी स्ट्रिंग से सारे मार्क्स उठा लेंगे। नाम में मैंने कासिफ, मार्क्स में इधर लिख दिया 20, इधर लिख दिया 30, पास वैल्यू किया तो URL में आया nm इज इक्वल टू हसीब एंड eng इज इक्वल टू 20 एंड ur इज इक्वल टू 30। तो हमने नेम तो रीड कर लिया था, अब हम eng और ur को रीड करेंगे। रीड करना इज द सेम प्रोसेस। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं वो जो इंग्लिश और उर्दू को रीड करूँ स्ट्रिंग में करूँ या इंटीजर में करूँ? इंटीजर में करना है क्योंकि वो नंबर से। तो इंग्लिश के नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और डायरेक्ट करूँ या कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32, इंटीजर में कन्वर्ट करके उठाएंगे ना। क्या उठा रहे हैं हम लोग? हमने बोला भाई रिक्वेस्ट जो आई है पिछले पेज से उसकी क्वेरी स्ट्रिंग में से आप eng उठा के ले आइए, और जो भी eng उठेगी वो कौन से वेरिएबल में चली जाएगी? इंग्लिश में। फिर हमने एक उर्दू का वेरिएबल बना लिया और मैंने बोला कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32, वही रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग। ये वो है, ये वाली चीज़ याद रखना, ये ब्रैकेट्स जो हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया UR। मार्क्स आ गए मेरे पास दोनों के। हमने सिंपल अभी टोटल किया, टोटल में हमने इंग्लिश प्लस उर्दू किया और यहाँ पे हमने बोला इसी लेवल पे हम फिलहाल इसको प्रिंट करा देते हैं, एलबीएल नेम डॉट टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू योर टोटल मार्क्स आर, कॉन्केटिनेट किया टोटल। तो अब क्या लिखा? अब देखो इस दफ़ा मैंने जो ये डाला है मैंने इज इक्वल टू नहीं डाला, प्लस इज इक्वल टू डाला। प्लस इज इक्वल टू का मतलब ये है कि ये पिछला वाला टेक्स्ट भी रखेगा और उसमें ये वाले टेक्स्ट को भी प्रिंट करवा देगा। तो अब क्या आएगा? वेलकम टू माय वेबसाइट, उसके बाद नाम आ जाएगा बंदे का और फिर योर टोटल मार्क्स आर, जितने भी उसके टोटल मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों के दरमियान लाइन ब्रेक नहीं आएगा। तो अच्छा लगेगी क्या चीज़? नहीं लगेगी। तो जिया के नंबर मार्क्स हम ज़्यादा दे देते हैं और वेलकम टू माय वेबसाइट जिया, योर टोटल मार्क्स आर 179। मैं चाह रहा हूँ ज़रा ये टोटल मार्क्स से ज़रा वो हो जाए, टोटल मार्क्स से पहले लाइन ब्रेक हो जाए, थोड़ी खूबसूरती आ जाए। मैं यहाँ पे BR लगाता हूँ। तो जैन की मार्क्स दे दिए योर टोटल मार्क्स आर 70। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग में किसी भी किस्म की वैल्यू को आप पास कर सकते हैं, बस इस बात का ख्याल रखा जाए कि जिस यहाँ से भेजना तो आसान है, कोई यहाँ पे पूरा डेटा टेबल भेज दो, स्ट्रिंग भेज दो, इंटीजर भेज दो, पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दो। जब वहाँ पे उठाओगे ना, उठाते वक्त अपनी इंटेंशनल डेटा टाइप में कन्वर्ट करना मत भूलना। आपको पता है वो स्ट्रिंग होगा तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, आपको पता है वो इंटीजर होगा तो इंटीजर में करो। अच्छा, अब एक चीज़, अभी जैसे शुरू में हुआ था कि वो NM उसने उठाया ही नहीं था, तो हम ये करते हैं
हम ऐसे एक टेस्ट रख के हमने एक मैथ के नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने बोला रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्टी, ठीक है, और क्योंकि वो इंटीजर है तो वो बोल रहा है भाई कन्वर्ट कर दीजिए, मैंने कहा ओके कन्वर्ट भी कर देते हैं। अब ये मुझे बात बताओ, एम्प्टी नाम की क्वेरी स्ट्रिंग हमने पीछे ऐड की है नहीं। तो इस लाइन पे एरर आना चाहिए जी। एरर आएगा भी, इस लाइन पे आगे वो फट जाएगा, वो बोलेगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये वाला एरर आता ही जब उसको वैल्यू कोई नल मिलती है, खाली मिलती है या मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे तो इस लाइन के ऊपर आके एरर आना चाहिए, और नहीं आया क्योंकि हमने उसे कन्वर्ट कर दिया तो उसने उसको 0 पे डालने की कोशिश कर दी। एक मिनट, इसका एक और तरीका ये है, यहाँ से स्ट्रिंग में डाला, यहाँ से इसकी कन्वर्जन भी हटा दी, कन्वर्ट के बगैर मैंने कहा उठाने की कोशिश करो, एम्प्टी नाम का वेरिएबल उसे कोई मिलेगा ही नहीं। क्या हो गया, एरर क्यों दे रहा? अच्छा, एम्प्टी नाम का वेरिएबल इसने अभी नल उठा के दिखा तो दिया है, अच्छा इसका एरर लाने का तरीका दूसरा भी बताता हूँ। अभी तो उसे क्वेरी स्ट्रिंग मिल गई, उसने बोला एम्प्टी है नहीं तो उसने ब्लैंक कर दिया, मैंने यहाँ से क्वेरी स्ट्रिंग को ही गायब कर दिया। अब बोल रहा है भाई मुझे तो क्वेरी स्ट्रिंग ही नहीं मिल रही, क्वेरी स्ट्रिंग क्योंकि नल मिल रही है उसे। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दो, आप बोलो इफ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग में अगर nm जो है नॉट इक्वल टू नल है, अगर वो नल नहीं है तो ही ये वाला काम करना। तो अब अगर उसको क्वेरी स्ट्रिंग मिलेगी तभी वो ये वाला काम करेगा, अगर नल नहीं होगा तभी वो ये वाला कोड चेक करेगा, और अगर नल होगा तो ये वाला कोड चेक। इस बात में इस पूरे काम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेरी स्ट्रिंग। दूसरी चीज़ जो द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ASP.NET, व्यू स्टेट एंड सेशन, ठीक है। अच्छा, व्यू स्टेट और सेशन की प्रैक्टिस करने के लिए हम एक अलग पेज बना लेते हैं, और यहाँ पे हमने इसका नाम रख देते हैं व्यू स्टेट टेस्ट, और इसको फिलहाल मैं स्टार्ट पेज सेट कर रही हूँ ताकि यही वाला बने। हमने नया पेज ले लिया और इस पेज के ऊपर हमने एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लिया, रन इज इक्वल टू सर्वर, ID दे दी इसकी आपने txt ईमेल, और दो बटन लिए आपने, ASP बटन, रन इज इक्वल टू सर्वर, ID इज इक्वल टू btn सबमिट, और ऑन क्लिक इज इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट। एक इस बटन का इवेंट क्रिएट कर दिया, और इसको हमने टेक्स्ट दे दिया सबमिट। फिर एक और बटन हमने दिया, रन इज इक्वल टू सर्वर, ID इज इक्वल टू btn restore, ऑन क्लिक इज इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट, टेक्स्ट इज इक्वल टू रीस्टोर। करना क्या है करते क्या है हम, ईमेल थी ना, उस ईमेल को उठाने के लिए मैंने स्ट्रिंग ईमेल नाम का वेरिएबल इधर बना दिया ऊपर क्लास लेवल पे। तो क्लास लेवल पे बनाया है तो मतलब ये ईमेल का वेरिएबल इधर भी यूज़ हो सकता है, इधर भी यूज़ हो सकता है, और सबमिट के बटन के क्लिक के ऊपर मैंने ईमेल के वेरिएबल के अंदर txt ईमेल का टेक्स्ट डाल दिया, सही है। और ये जो रीस्टोर का बटन है ना, अच्छा अभी देखो होगा क्या, इससे पहले इतना करके देखते हैं। इससे तो बस ये होगा कि ईमेल के वेरिएबल के अंदर वैल्यू चली जाएगी, ऐसा ही है। यहाँ पे डिबगर भी लगा के दिखा देते हैं हम कि वैल्यू जा रही है या नहीं जा रही। ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई भी ईमेल डाली, सबमिट का बटन क्लिक किया, तो सबमिट के बटन पे क्लिक करके हम ये देखते हैं
ईमेल के वेरिएबल में वैल्यू आ चुकी है। आ गई? जो भी वैल्यू हमने टेक्स्ट बॉक्स में डाली थी वो वैल्यू ईमेल के बटन वेरिएबल में आ गई। मैंने कंटिन्यू किया। अच्छा, जब हम नॉर्मली जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो टेक्स्ट बॉक्सेस को हम क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो उसकी वैल्यू तो उठा के मैंने वेरिएबल में रख ली और मैंने कहा इसके बाद जो है आप मेरे टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर दें। और टेक्स्ट बॉक्स को मैंने क्या कर दिया, खाली कर दिया। तो अब वैल्यू उठ के मेरे हिसाब से मैंने वैल्यू उठा के कहाँ पे सेव कर दी, ईमेल के वेरिएबल में, और टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो ये हमने ये किया, सबमिट का बटन क्लिक किया, ईमेल के वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ गई और अब हमने ईमेल के टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि जब मैं रीस्टोर के बटन पर क्लिक करूँ तो वापसी से ईमेल आ जाए। तो अभी आपके मुताबिक वो जो ईमेल की जो वैल्यू थी वो कौन से वेरिएबल में जा चुकी है, कौन से वेरिएबल में सेव करवाई थी, ईमेल के वेरिएबल में। तो मतलब ये कि रीस्टोर के बटन के ऊपर जब मैं जाऊंगी तो txt ईमेल का जो टेक्स्ट है उसमें ये वाली ईमेल डाल दूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये वाली वैल्यू आ जाए। इस वेरिएबल में हमने वैल्यू डाली इधर और इससे वापसी वैल्यू मंगवा ली हमने इधर। तो अब लगा के देखते हैं क्या होता है और यहाँ तक वैल्यू पहुँचती भी है नहीं। वेरिएबल बना लिया हमने क्लास लेवल के ऊपर उस वेरिएबल में वैल्यू डाली एक बटन के क्लिक के ऊपर और अब उस वेरिएबल से हम वैल्यू मंगवा रहे हैं दूसरे बटन के क्लिक के ऊपर। ये किया, सबमिट किया, सबमिट से ये हो गया क्लियर। अब मैंने रीस्टोर का बटन क्लिक किया और इसको चेक किया, ये खाली हो चुका है। कहाँ गई वैल्यू? आपके सामने मैंने सबमिट के बटन के ऊपर ईमेल में वैल्यू डाली थी तो अब खाली क्यों हो गई? ईमेल का वेरिएबल ही तो खाली है, ईमेल के वेरिएबल पे माउस रखा हुआ है ना मैंने, ईमेल का वेरिएबल खाली हो गया क्योंकि ASP.NET के अंदर जो सिंपल वेरिएबल, जब भी कोई बटन क्लिक होता है ना तो आपने देखा होगा पूरा पेज रीलोड होता है। क्या होता है? पूरा रीलोड होता है। जब पूरा पेज लोड होगा, जब पूरा पेज दोबारा से लोड होगा तो जितने सिंपल वेरिएबल्स बने हुए हैं वो अपनी वैल्यू लूज कर देते हैं। हर पेज लोड के ऊपर नॉर्मल बने हुए वेरिएबल्स अपनी वैल्यू, तो इस बटन के क्लिक के ऊपर आपने इसमें वैल्यू डाल दी, लेकिन जैसे बटन की क्लिक पूरा हो गया तो ये पेज रिफ्रेश हुआ। अब आपने ये वाला बटन क्लिक किया तो उस रिफ्रेश के वक्त पे उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में कि कोई एक ऐसी वैल्यू है, किसी का आईडी है, कोई पासवर्ड है जो आप चाह रहे हो कि मैं जब तक इस पूरे पेज पे काम करता रहूं, भले मैं पेज लोड मेरा बार बार क्यों ना हो लेकिन वो वैल्यू लूज ना हो, मेरे पेज के बार बार लोड होने से भी वो वैल्यू लूज ना हो। तो उस सिनेरियो में आप सिंपल वेरिएबल यूज नहीं करते हो, उस सिनेरियो में आप यूज करते हो व्यू स्टेट। क्या यूज करते हो? व्यू स्टेट। अब मैंने कहा ईमेल उठा के व्यू स्टेट में डाल दो और इस व्यू स्टेट के इसका नाम मैंने ईमेल रख दिया। इस व्यू स्टेट को समझ लो एक वेरिएबल की तरह काम करेगा और इस व्यू स्टेट के वेरिएबल के अंदर आपने इसकी वैल्यू उठा के डाल दी और यहाँ पे वैल्यू उठानी है, उठेगी भी किससे? उससे व्यू स्टेट से। व्यू स्टेट का नाम जो भी रखना चाहे वो रख दो, एक पेज पे मल्टीपल व्यू स्टेट्स भी हो सकते हैं। मैंने कहा और ये व्यू स्टेट भी ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू उठाता है हमेशा, ये यही बोलेगा कैन नॉट कन्वर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। तो आपने इसको खुद से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे व्यू स्टेट में वैल्यू सेव कर दिया आपने। अब इस पूरे पेज पे आप जितनी दफ़ा भी पोस्ट बैक करो व्यू स्टेट की वैल्यू कहीं नहीं जा रही। तो अब आप रीस्टोर के बटन पर क्लिक करोगे तो व्यू स्टेट से आपने वैल्यू वापस उठा दी। तो व्यू स्टेट का काम यही होता है कि एक पेज के लाइफ टाइम तक वो अपनी वैल्यू को अपने अंदर सेव करके रखता है। सबमिट किया, क्लियर हो गया, वैल्यू व्यू स्टेट में जा चुकी है। रीस्टोर किया, रीस्टोर से हमने व्यू स्टेट से वैल्यू को वापस, नॉर्मल वैल्यूज वेरिएबल्स अपनी वैल्यूज को लूज कर देते हैं। जो व्यू स्टेट के वेरिएबल्स होते हैं वो एक पेज के लाइफ टाइम तक अपनी वैल्यू को संभाल के रखते हैं। क्या करते हैं? संभाल के रखते हैं। व्यू स्टेट और सेशन में फ़र्क यह है कि व्यू स्टेट जो है वो सिर्फ एक पेज की हद तक महदूद है। मतलब मैंने यहाँ पे आए हम और अब हम सेशन की तरफ भी मूव होंगे, ठीक है। और ये इसका नाम हमने रखा सेशन टेस्ट और इस पेज के ऊपर हमने कुछ भी नहीं किया, एक लेबल लगा दिया और इसका नाम रख दिया LBL ईमेल, ठीक है। और
इस पेज के लोड के ऊपर हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो हमने ईमेल सेट किया था ना, वो ईमेल हम यहाँ पे उठा लें। तो मैंने कहा स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू, कहाँ पर रखा था ईमेल, व्यू स्टेट में रखा था, फिर उसका नाम ये रखा था डॉट टू स्ट्रिंग, और lbl email डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ईमेल। और यहाँ पे जो व्यू स्टेट टेस्ट का जो हमने पेज बनाया हुआ है ना, यहाँ पे हम ये करते हैं कि हमने व्यू स्टेट में वैल्यू डाल दी है। व्यू स्टेट में वैल्यू डालने के बाद अभी हम इसको टेस्ट करने के लिए वो वाले पेज पे रिडायरेक्ट करवा देते हैं। रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट सेशन टेस्ट डॉट ASPX। तो ये क्या करेगा, व्यू स्टेट में पहले जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाली दी है उसको व्यू स्टेट में डाल देगा, और व्यू स्टेट में डालने के बाद उसको रिडायरेक्ट करवा देगा सेशन के पेज पर। और सेशन के पेज पे हमने व्यू स्टेट की वैल्यू को उठाने की कोशिश की। मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाली सबमिट की, इसने एरर दे दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो व्यू स्टेट होता है, व्यू स्टेट एक पेज के अंदर ही अपनी वैल्यू को मेंटेन रखता है, दूसरे पेजेस पे नहीं पहुंचती वो वैल्यू। लेकिन आप फेसबुक यूज करते हो, फेसबुक में आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला अपना, तो यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो तो आप एक जगह एक दफा हो, लेकिन आप पेजेस कितने कितने खोलते हो एक के बाद एक, बहुत सारे, लेकिन हर जगह आपका नाम पता बरकरार रहता है। ऐसे सिनेरियोज में सेशन यूज होता है। सेशन में अगर आपने एक दफा वैल्यू डाल दी, उस वेबसाइट में आप किसी भी पेज में चले जाओ, वो वैल्यू ऑटोमेटिक वहीं पहुंच जाएगी। व्यू स्टेट में हमने ये तो करके देख लिया कि एक बटन से वैल्यू हमने सेट की और उसको दूसरे से हमने गेट कर लिया, उसी पेज पे जितनी दफा चाहे उस वैल्यू को उठा लो। लेकिन अब दूसरे पेज पे उठाने की कोशिश की तो इसने काम नहीं किया। तो इन दैट केस मैंने क्या किया, इसको व्यू स्टेट की जगह इसको मैंने सेशन में डाल दिया। किसमें डाल दिया? सेशन में हमने ईमेल डाल दिया, उसने जो भी वैल्यू डाली थी वो सेशन में चली गई, और फिर हमने इसको सिंपल रीडायरेक्ट करवा दिया। हमने कोई भी वैल्यू पास करी क्वेरी स्ट्रिंग में, यहाँ से हम सिर्फ रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। और हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने बोला सेशन से ईमेल उठा लो। किससे उठा लो? सेशन में वैल्यू डाली हमने इस पेज पे और उठा रहे हैं हम उस पेज पे। इस तरह आप सेशन के अंदर कुछ भी पास करो। मोस्टली सेशन जो है वो यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए यूज़र होते हैं कि जब यूज़र लॉगिन के ऊपर ऑथेंटिकेट हो जाता है तो अगर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हो जाए तो उस बंदे का ईमेल एड्रेस उठा के सेशन में सेव कर लो, और सेव करने के बाद उसको वेलकम के पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दो। फिर वेलकम के पेज के ऊपर उस बंदे के सेशन के साथ जो भी करना है वो कर लो। तो यहाँ पे हमने ये किया, सबमिट का बटन क्लिक किया, दूसरे पेज पे आ गए, सेशन की वैल्यू जो भी थी वो उठ के आ गई। इस तरह सेशन के वेरिएबल का नाम जो होता है वो डबल कोटेशन में लिखते हैं। इस तरह व्यू स्टेट, इस तरह हमने 3 चीज़ें कवर कर ली। एक तो हो गया आपका क्वेरी स्ट्रिंग से वैल्यू पास करना। क्वेरी स्ट्रिंग से वैल्यू पास करने का क्या तरीका होता है कि आप URL के अंदर वैल्यूज़ को कॉन्कैटिनेट करके पास कर देते हो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर, और फिर दूसरे पेज पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग से उठा लेते हो। लेकिन उसमें आपको क्वेरी स्ट्रिंग से यहाँ से वहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग बना के भेजनी पड़ती है। जो सेशन और व्यू स्टेट है वो दोनों एक वेरी सिंपल वेरिएबल की तरह काम करते हैं। व्यू स्टेट जो है वो सिर्फ एक ही पेज की हद तक महसूस रहता है, और उस पेज में अगर आपने एक दफ़ा व्यू स्टेट में वैल्यू डाल दी और फिर वो पेज 100 दफ़ा भी पोस्ट बैक होगा तो व्यू स्टेट के अंदर वैल्यू मौजूद रहेगी। लेकिन अगर नॉर्मल वेरिएबल में वैल्यू डालोगे तो एक बटन के बाद जब दूसरा बटन क्लिक होगा तो वो पहले वाली जो वैल्यू सेट की थी वो गायब हो जाएगी। तो इन दो सिनेरियोज व्यू स्टेट और सेशन जो है वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमें एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर वैल्यूज़ पास करवानी हो। और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल सेशंस का ये होता है कि जब भी कोई यूज़र किसी भी वेबसाइट पे जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, कहीं पे भी लॉगिन करता है और वो करेक्ट पासवर्ड अगर डाल देता है तो उस बंदे का जो ईमेल एड्रेस होता है ना उसी वक्त वो लोग सेशन में सेव करवा देते हैं। और सेशन का वेरिएबल PHP में भी एग्जिस्ट करता है, ASP में भी एग्जिस्ट करता है, जावा में भी एग्जिस्ट करता है। तो आप दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ, सेशन तो आपको पढ़ना ज़रूरी है और करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई नॉर्मल वेब एप्लीकेशन बनाने बैठोगे तो उसमें आपको लॉगिन का फॉर्म तो बनाना ही पड़ेगा। लॉगिन का फॉर्म बना के लॉगिन के फॉर्म से आगे वेलकम के पेज के ऊपर वैल्यू पास करने के लिए आपको सेशन का वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि जिस बंदे ने लॉगिन किया है वेलकम के पेज को कैसे पता चलेगा कि किसने लॉगिन किया। तो सेशन में उसका ईमेल रख के आप उसको पेज को भेज देते हो वेलकम के पेज पे। अब वो वेलकम के पेज से किसी गैलरी में चला जाता है या कोई पोस्ट ब्राउज करने चला जाता है, तो अब उस पेज को कैसे पता चलता है कि कौन सा बंदा लॉगिन हुआ है, क्योंकि जो बंदा लॉगिन होता है उसको उसके हिसाब की वीडियोस और उसको उसकी गैलरी दिखानी होती है ना, ये किसी की भी गैलरी दिखा देते हैं। तो उसको पता होना चाहिए हर पेज को कि ये लॉगिन कौन हुआ है, तो सेशन बना हुआ किसका है। तो ये चीज़ें हम सेशन में मेंटेन करते हैं कि किस बंदे ने सेशन लिया हुआ है। सेशन में वैल्यू फंसने का एक सिंपल एग्जांपल ये है कि
जब नॉर्मल गूगल क्रोम के ऊपर एक टैब में आपने जीमेल खोल लिया अपने किसी एक यूज़र के अकाउंट से, दूसरे टैब में जब दूसरा जीमेल नहीं खोल सकते आप, क्योंकि उसमें वो पहले वाले बंदे का ही सेशन बना हुआ होता। ठीक है, तो दैट्स इट।